पहले तो मैं अपनी संस्था सेफ फरीदाबाद के तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। इतनी संख्या में सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपने जो मेरे साथ साथी हैं। यहाँ से शुरू करते हैं क्रमशः। विंग कमांडर श्री सत्येंद्र दुग्गल जी हैं, एडवोकेट साहब, हमारे साथ संस्था में सेफ फरीदाबाद में बहुत मजबूती से लगे हुए हैं, काम करते हैं और अपना जो नहर पार के ग्रेटर फरीदाबाद के जो विषय हैं उन विषय को बड़ी मजबूती से उठाते हैं और समय समय पर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, मीडिया के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, धरने के माध्यम से। ये चल रहा है जी। श्री उमेश प्रभाकर जी हैं, जिस मुख्य विषय के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, जो हम आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहते हैं, तो उस केस के लिए जो बिल्डर्स के खिलाफ जो एक केस की लड़ाई लड़ रहे हैं वो श्री उमेश प्रभाकर जी हैं। काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और ये केस 2020 से, इस पर्टिकुलर केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2020 से इस केस के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे दाहिनी तरफ श्री कमल सिंह ठाकुर जी हैं, ठाकुर कमल सिंह जी हैं, कमल सिंह तंवर जी, राजपूत सभा जिला फरीदाबाद के अध्यक्ष हैं, अपने निजी संस्थान चलाते हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं और बच्चों में संस्कार को पोषित करने का कार्य करते हैं, उसके लिए भी समाज सेवी संस्थाएं चलाते हैं और हमारे सेफ फरीदाबाद के जो है संरक्षक भी हैं और संस्थापक सदस्य भी हैं। बहन जी दीपा सक्सेना जी हैं, RWA की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं ग्रेटर फरीदाबाद में BPTP के, और बहुत सारी समाज सेवी जो कार्य हैं उसमें कार्यरत रहती हैं बहन जी, और नहर पार में काफ़ी मजबूती से कार्य करती हैं, लोगों के जो आवाज़ है उसको उठाती रहती हैं। तो ये हमारा एक संक्षिप्त परिचय है। जिस विषय के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं वो BPTP से जुड़ा हुआ एक मामला है, कॉलोनाइजर से जुड़ा हुआ मामला है जो पूरे नहर पार को प्रभावित करता है, जो नहर पार को प्रभावित कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से मैं इसको बहुत ब्रीफ में अगर आप लोगों को बताऊं तो इसमें क्या है कि जो कॉलोनाइजर्स हैं वो कॉलोनाइजर्स ने कुछ एक अमाउंट जो है अदर देन EDC, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा एक अमाउंट जो है वो जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने भी, जो कंज्यूमर्स हैं ग्रेटर फरीदाबाद के, जिसको अगर हम ओवरऑल एक ब्रॉड उसके अंदर बोलें, अगर बाइफरकेशंस ना मैं आपको करके बताऊं तो एक कंज्यूमर, एक जनरल टर्म बोल के अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर से एक अमाउंट 775 रुपीज़, जो प्रिसाइजली अगर मैं एक अमाउंट की बात करूं तो वो कलेक्ट की थी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। उसके तमाम टेक्निकल डिटेल उमेश जी अभी बता देंगे आपको, मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं। तो वो अमाउंट इकट्ठी की गई थी हर 775 रुपये प्रति गज पर स्क्वायर यार्ड, वो इकट्ठी की गई थी, जिससे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे। लेकिन 2012 से लेकर आज 2022 हो गया, एक दशक समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक भी जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहर पार विकसित नहीं हो पाया। आप सभी तमाम पत्रकार साथी, सभी सम्मानित जितने भी पत्रकार साथी हैं, हर समय जब भी गर्मियों का समय आता है तो उस समय आपके पास एक बहुत बड़ी खबर हमेशा रहती है जो लगातार निरंतरता से आपके पास आती रहती है कि भाई आज यहाँ 6 घंटे का कट लग गया, आज 8 घंटे का कट लग गया। तो इसका जो मुख्य कारण है कि भाई ये कट क्यों लगते हैं, इतने बड़े बड़े कट क्यों लगते हैं, तो उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है नहीं। लोड मान लीजिए कि केवल 1000 परिवार के लिए ले लिया और परिवार वहाँ पर जो अभी स्थापित हैं वो 25,000 परिवार हैं, तो 25 गुना लोड कम है। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से बिजली में कटौती करनी पड़ती है और जिसकी वजह से ग्रेटर फरीदाबाद आज, जिसको कि हम डेवलप तो गुड़गांव की तर्ज पे कर रहे हैं, जिसको कि हम, नज़र तो हमारी इस तरीके से है कि गुड़गांव के साइबर सिटी जैसी कोई चीज़ हम डेवलप करेंगे फरीदाबाद के लिए, लेकिन वहाँ इतनी मूलभूत सुविधाओं की जो दिक्कत है, चाहे उसके अंदर बिजली है, चाहे उसके अंदर सीवरेज की समस्या है, चाहे उसके अंदर रोड्स की समस्या है, चाहे उसके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, या फिर अगर और बड़े पैमाने पे बात करें तो जो क्राइम की समस्या जो वहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो इस तरह की जो तमाम समस्याएं हैं उनमें से आज हमने जो मुख्य रूप से उठाया हुआ है वो बिजली का मुद्दा उठाया हुआ है आज ये। और बिजली में तो ये केस जो है उमेश प्रभाकर जी ने 2020 में कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम जो है, जो बिजली के मामले देखता है कंज्यूमर्स के, उसमें जो है मुद्दा उठाया था। 1 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अभी 29 तारीख को उसकी रूलिंग आई है, जो कि
हमारे फेवर में आ गई है, उमेश जी के फेवर में आ गई है, और उसकी कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं कोर्ट के द्वारा, कुछ डायरेक्शंस दी हैं बीपीटीपी बिल्डर्स को, और जो इन्होंने 200 करोड़ रुपए के आसपास का जो पैसा है वो लोगों से उगा तो लिया, लेकिन वो DHBVN तक दिया नहीं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। तो उसके बारे में तमाम टेक्निकल जानकारी जो है वो उमेश जी देंगे। हमारे साथ MC गुप्ता जी भी आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। MC गुप्ता जी भी लगातार इनके साथ, उमेश जी के साथ इस लड़ाई में सक्रिय रहे, और हम सेफ फरीदाबाद जो संस्था है, हम लोग तमाम शहर के जितने भी ऐसे समाज सेवी लोग हैं जो शहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो अपने निजी लेवल पर लड़ रहे हैं, पर्सनल लेवल पर लड़ रहे हैं, या हमारे साथ संगठनात्मक रूप से आगे लड़ रहे हैं, या किसी भी फॉर्म में लड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हम उनको एक पटल देते हैं, एक मंच देते हैं, और हम उनकी लड़ाई और मजबूती से लड़ते हैं, ताकि ये जो एक नेक्सस बना हुआ है, ये सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, ये जो बिल्डर्स का एक नेक्सस बनता जा रहा है फरीदाबाद में, इसको तोड़ने का हम लोग एक प्रयास करते हैं, और उसमें जो है हमारे सभी साथी जो हैं वो अपना योगदान देते हैं। बाकी और टेक्निकल डिटेल के लिए मैं हैंड ओवर करूंगा उमेश प्रभाकर जी को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। देखिए, सबसे बड़ी आज की डेट में बिजली एक मूलभूत सुविधा है जो कि सरकार को या किसी को भी देनी है, बेसिकली तो सरकार को देनी है। और डिस्पाइट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैविंग ए विजन दैट हर घर बिजली in the urban area, on his back, just some kilometers away, there are thousands of families who are being deprived of बिजली because of lack of infrastructure. क्योंकि बिजली तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही आएगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तभी आएगी। और मैं तो ये समझता हूँ, आप लोगों में से शायद भी कुछ लोग ग्रेटर फरीदाबाद में रहते हो या नहर पार रहते हो। मैं तो बड़ा खुश हुआ था उस दिन जिस दिन हमारे माननीय सांसद जी गृह राज्य मंत्री बने थे, ये ऊर्जा राज्य मंत्री बने थे सेंटर के। आई अप्रोच हिम कि साहब कुछ पैसा दिला दो, सेंटर से काम कर देते हैं, बाकी जो होगा देख लेंगे, कुछ आपस में करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दो बैल आपस में लड़ रहे हैं किसी काम को करने के लिए। एक बैल है सरकार और दूसरा बैल है कॉलोनाइजर, और दोनों चोर हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के केस में सरकार ने EDC ली हुई है, उसमें बिजली का एक कंपोनेंट है जो कि 496 करोड़ का है, और वो कब ले ली थी? 2011 से पहले सभी कंज्यूमर से। और बिल्डर उससे भी बड़ा चोर है, उसने अलग से पैसे ले लिए। सरप्राइजिंगली इन्होंने सब ने, जो और 50,000 लोग हैं, उन्होंने इधर भी पैसे दिए, इधर भी पैसे दिए, और आज तक हम एक चीज के लिए तरस रहे हैं, वो बिजली। इस केस में BPTP है बिल्डर। BPTP ने 2011 में एक कनेक्शन पास कराया था, वो सिर्फ 928 ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए था फॉर सेक्टर्स 82-89, सेक्टर्स 82-89, सिर्फ 928 ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए। तब से अब तक वही कनेक्शन चला आ रहा है, ओनली फॉर 928 ड्वेलिंग यूनिट्स। और आज की डेट में इन्हीं सेक्टर में लिया जाए तो कम से कम 25,000 ड्वेलिंग यूनिट्स लोग रह रहे हैं। सो आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड DHBVN को देखने का क्या है। मेरे ख्याल से जो खेड़ी कला के SDO हैं उसी रास्ते से अपने ऑफिस में जाते होंगे सुबह शाम। और उसके बाद उसने 2017 में एक कनेक्शन लिया 75-76 के लिए BPTP ने, वो लिया करीब 500 ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए। तो अभी हम आज बात कर रहे हैं सेक्टर 75 से लेकर सेक्टर 89 तक ग्रेटर फरीदाबाद में, जहां पर कि आज की डेट में मैं ये समझता हूं कि 35,000 से ऊपर ड्वेलिंग यूनिट्स हैं। और बिजली कितने ड्वेलिंग यूनिट्स की उस पर चल रही है? 928 प्लस 500 कुछ है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1400-1500 का कनेक्शन यदि 35,000 लोगों को जाएगा तो क्या होगा। साथ में कोविड आ गया 2 साल से। अब कोविड में क्या परेशानी थी कि ऑल मेंबर्स आर सिटिंग एट होम एंड वर्किंग बाय लैपटॉप, चिल्ड्रन, वाइफ, हस्बैंड, एवरीबडी।
और कंजम्पशन जो थी वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई बिजली की। परेशानी पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि पहले परेशानी नहीं थी। तो बिजली की कट होने लगे, और कट भी किस एल्टीट्यूड पे होने लगे, हर रोज 8 से 10 घंटे के कट। किसकी कमी से? डीएचबीवीएन और इसकी बुल फाइट से, बिल्डर की बुल फाइट से। वो कहता तू पैसे दे, वो कहता नहीं तूने पैसे ले रखे हैं ईडीसी में, तू काम कर। मतलब आपस में लोग बाग जब प्रदर्शन करते थे या प्रोसेशन लेके जाते थे, वो उधर भेज देता था, वो उधर भेज देता था। सांसद जी के पास भी गए कि भाई कुछ समस्या का समाधान कराओ, कुछ कराओ, जल्दी कराओ, ये समस्या हो रही है। और अब तो सांसद जी अपना फ्लैट भी बेच रहे हैं वहाँ पर। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उनके फ्लैट के भी तो दाम बढ़ेंगे। सांसद जी मौलिक अनफॉर्चुनेटली जो वो फ्लैट बेचते हैं वो लाइसेंस बीपीटीपी का है, लाइसेंस बीपीटीपी का है। मतलब मालिक बीपीटीपी है। आप दिल्ली के सांसद हैं क्या जी? हाँ जी, दिल्ली के सांसद हैं? नहीं। नाम क्या है सांसद? किशन पाल गुर्जर जी हमारे सांसद। मैं हमारे सांसद का स्थानीय सांसद। अपनी सांसद का भरेगा ना, जब कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद में हो रही तो यही की बात है। आप आरोप लगा रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है? आप कोई एविडेंस लेकर आए हो? मैं अपनी पूरी बात कर दूं तो डीएचबीवीएन में कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम है, जो कि छोटे छोटे से केसेस देखता है। किसी का मीटर खराब हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा बिल आ गया, तो वो ठीक कराने के लिए एक कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम आया। तो पिछले साल मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे श्री संजीव चोपड़ा जी चेयरपर्सन आ गए हैं, जिनकी इंटेग्रिटी पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता। वो यहाँ पर एससी भी रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद वो ये जुडिशियल फॉरम में आ गए हैं, और उसके चेयरमैन है 3 बॉडी मेंबर्स से। HERC इज हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो जो पावर्स HERC के पास है वो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम के पास भी है। थोड़ी सी कम है, बहुत थोड़ी सी। देन आई फाइल्ड ए केस कि सर ऐसे ऐसे हमने पैसा दिया हुआ है और वी आर स्टिल फाइटिंग और स्ट्रगलिंग फॉर द अप्रोप्रिएट बिजली। तो मैंने कहा ठीक है, आप आएँ। डीएचबीवीएन को नोटिस भेजा गया। डीएचबीवीएन ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए बीपीटीपी को साहब बोला ये उनकी प्रॉब्लम है जी, आप हमें छोड़ो, उसको पार्टी बना दो। चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा कह रहे हो, बट पार्टी तो आप बने रहोगे, हम आपका पल्ला नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, पार्टी तो आप बने रहोगे। उसको बीपीटीपी को भी पार्टी बना देगी। तो थोड़ा सा केस चलता रहा, प्लीडिंग्स होती रही, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया। देन आई फाइल्ड द काउंटर रिप्लाई। सो जो कोर्ट में होता है, काउंटर रिप्लाईज करने के बाद, और देयर हैड बीन एब्सोल्यूट नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम डीएचबीवीएन ड्यूरिंग दिस केस, की रिपोर्ट ही अपनी सबमिट नहीं करते थे वो। उधर से बीपीटीपी भी आ गया, बीपीटीपी ने भी एक अपना बड़ा काउंसिल उसमें खड़ा कर दिया, वो भी डिलेइंग टैक्टिस। आखिर में चेयरमैन साहब को गुस्सा आया तो उन्होंने दोनों को धमकाया कि देखो जी ऐसा है, यदि आप जवाब नहीं दोगे तो मैं अब आपको एक्स पार्टी फैसला ले लूँ। तब घबराए ये, तब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी कि हाँ जी जो ये कह रहे हैं कंप्लेंट में अपनी, वो बात बिल्कुल ठीक है कि इतने कनेक्शंस हैं और इतने लोग रह रहे हैं, हमने फील्ड वो किया है, सर्वे किया है। फिर बीपीटीपी को भी जवाब देना पड़ा, अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट हुआ। तो आखिर में ये फैसला आया है जो कि CGRF, ऑनरेबल CGRF ने दिया है। 29 तारीख का साइंड है, बट आई हैव रिसीव्ड इट ऑन 2 दिसंबर। बेसिकली इसमें ये है केस नंबर, बता दूं मैं आपको, फोटोकॉपी की है केस नंबर है CGRF 3286। अच्छा, ब्रीफिंग में दे रखा है सर कि अच्छा बीपीटीपी ने ये तो मान लिया कि हाँ जी पैसा ले रखा है मैंने, मगर कितना पैसा मैंने ले लिया है ये उसने रिवील नहीं किया अपने प्रोसीडिंग्स में, प्लीडिंग्स में। तो ये डायरेक्शन दिए हैं कि जो बीपीटीपी है या कंट्री वाइड है, कि लाइसेंस इसके कंट्री वाइड प्रमोटर्स के नाम पर है, बेचता बीपीटीपी है। 30 दिन के अंदर
कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है उसने, वो ऑडिट रिपोर्ट देगा, सभी RWS के साथ साझा करेगा और साथ में वो DHBBN को भी देगा। इस दौरान 15 दिन के अंदर DHBBN उसको नोटिस देगा और ये बताएगा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ले करने के लिए, जो प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने पैसे लगेंगे, कितना क्या क्या लगेगा, सारा का सारा वो नोटिस बना के भेजेगा उसको BPTP को। इन टर्न BPTP 45 दिन में ये पैसा DHBBN को जमा कराएगा और उसके बाद वो काम शुरू करेंगे और हमें कनेक्शंस, जो प्लान्ड कनेक्शंस हैं, वो दिए जाएंगे। खैर वो कब होगा कब नहीं होगा वो फिर सरकारी विषय आ जाता है, उसके लिए भी लड़ेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक जो ये BPTP के कंज्यूमर्स हैं, उसमें एक उसकी मेंटेनेंस एजेंसीज है जो सोसाइटीज़ को मेंटेन करने के लिए होती हैं, BPMS प्राइवेट लिमिटेड। तो वो BPMS प्राइवेट लिमिटेड जो है बिजली के बिल्स रेज करती है। तो इस ऑर्डर में ये भी है कि बिजली के बिल BPMS प्राइवेट लिमिटेड रेज नहीं कर सकती, इंस्टेड, क्योंकि दो ही एजेंसीज हैं जो कि 3 ही एजेंसीज हैं जो कि बिल बना सकती है बिजली से रिलेटेड, नॉट मेंटेनेंस। वो है RWS, वो तभी होगा जब वो अपने हाथ में लेंगे मेंटेनेंस को, बिजली की मेंटेनेंस को, और या फिर कोलोनाइजर, डेवलपर, या फिर DHBBN खुद। ये 3 एजेंसीज ही बना सकती है। ये HERC का रेगुलेशन है, तो उन्होंने उसी को इंटरप्रेट करके कह दिया कि अब से BPMS 45 दिन में अपने सारे सिस्टम चेंज कर ले और बिजली के बिल जो रेज करे और जो कलेक्ट करे पैसा बिजली का DHBBN को देने के लिए, या तो RW को दिया नहीं जा सकता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं वहाँ पर, तो या तो DHBBN को दे ये काम करने के लिए, या फिर वो डेवलपर खुद करे। तो ये ऑर्डर है और अमाउंट जो है वो प्लीडिंग्स पार्ट है, कितना अमाउंट उसने कलेक्ट किया हुआ है बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो है 775 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। और जो टोटल एरिया BPTP ने 2012 तक बेच दिया था वो है 22.86 लाख स्क्वायर यार्ड, 22,86,000 स्क्वायर यार्ड। हम यदि इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट को, ये करीब करीब 175 करोड़ रुपए बनता है, 175 करोड़ रुपीस। 2012 से या 13 से 2012 से रादर 175 करोड़ रुपए डेवलपर जेब में लेके बैठा हुआ है और DHBBN को मालूम नहीं है। इस दौरान जब एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, इस दौरान जब हाई कोर्ट ने सरकार के ऊपर प्रेशर, बिजली के से रिलेटेड ही, गुड़गांव में भी ये समस्या है, ये नहीं कि यही समस्या है, गुड़गांव में भी ये समस्या है। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो अभी भी है, बिल्डर्स ने किया हुआ है सरकार के ऊपर कि भाई हमें पैसे नहीं देने बिजली का वो करने के लिए, ये तो EDC के अंदर है। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई हमें कुछ नहीं पता कौन है, ये तुम आपस में लड़ते रहो कि किसने देने थे किसने नहीं देने थे, आप लोगों को ये सुविधाएं देनी शुरू करें। तो जो मेरी जानकारी है, उस टाइम DHBBN के चेयरमैन थे श्री शत्रुजीत जी कपूर, जो आज DGP हैं विजिलेंस के, वो यहाँ CP भी रह चुके हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं। तो उन्होंने डंडा घुमाया था डेवलपर्स के ऊपर कि भैया पैसे आप जमा कराओ, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा। तो ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा इतने बेबस हैं कि वो इनसे पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप लोगों के ज़रिए मैं ये चाहता हूँ कि ये बात, और ये मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी में है बिजली देना, कि ये फैसले का जो सूचना है वो मुख्यमंत्री जी के पास जाए। मुख्यमंत्री जो गिड़गिड़ा रहे हैं बिल्डरों के सामने पैसा देने के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ले करने के लिए, अब गर्दन पकड़े और ये पैसा निकलवाए। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त, कोशिश मैं भी करूंगा ये पहुंचाने की,
आप लोगों से ये दरखास्त है कि ये और इसकी आउटरीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो, सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड वेयर प्रॉब्लम लाइज। इसके अलावा एक मेरे पास आरटीआई है, सिर्फ बिजली से संबंधित ही। ये है जी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको आज HSVP के नाम से बोला जाता है, 27/7/2011 की, जो ये कहती है कि सेक्टर 66 टू सेक्टर 91, क्योंकि ये जो प्लान है, मास्टर प्लान जो अर्बन डेवलपमेंट प्लान है, ये 1991 में बना था। तो उसको 20 साल का प्लान होता है, 2011 AD बोलते हैं उसको। फिर आ गया 2021 AD, फिर आ गया 2031 AD। तो ये जो 2011 का प्लान है, मास्टर प्लान, इसकी अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुई है। अभी तक हम 21 खत्म हो गया। 11 वाला अभी लगाया नहीं। सर ये सारा का सारा प्लान जो हमारा है, ये सेक्टर 66 टू 91 वाला जो मास्टर प्लान है, ये 2011 तक का प्लान है। इसमें जो हुडा ने एक्चुअली टाउन एंड कंट्री प्लान करता है, वो कॉस्टिंग करता है और पैसे इकट्ठे करता है हुडा, क्योंकि सर्विसेज सारी की सारी हुडा ने ले करनी होती है। हुडा दो तरीके से प्ले करता है मार्केट में, एक तो डेवलपर खुद जैसे प्लॉट बेचता है, और एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो सरकारी डिपार्टमेंट है तो वो टेंडर बाहर नहीं देते, वो अपने डिपार्टमेंट को दे देते हैं। 496.62 करोड़ रुपीस हुडा ने सेक्टर 66 टू 91 के लिए इकट्ठे किए हुए हैं। ये आरटीआई का जवाब है 27/7/2011 का। तो सरकार भी जेब में लेके बैठी हुई है इतने पैसे, और ये 200 करोड़ रुपए ऊपर से। 600 करोड़ रुपया सरकार लेकर बैठी। नहीं, सरकार तो 496.62 करोड़, 500 करोड़ सरकार, 496.62 करोड़, 700 करोड़ रुपए जो है 200 पब्लिक का गया। 200 करोड़ रुपए डेवलपर लेके बैठा हुआ है। 200 करोड़ तो मैं आपको उस एरिया के बता रहा हूँ जिसके लाइसेंस थे 2012 तक। उसके बाद तो बीबीटीपी के कई और भी लाइसेंस ले लिए। वो लाइसेंस तो लाइसेंस है सर, रिक्वायरमेंट्स तो हर लाइसेंस की अलग अलग है। तो ये कंपाइल करके एक ये डेटा उन्होंने दिया हुआ है मेरे को, 496.62 करोड़, जिसमें जो लोड रिक्वायरमेंट थी उस टाइम की वो थी 154.60 मेगावाट, और जो इन सेक्टर्स के बीच में 66 टू 91 के जो बीच में जो टोटल अभी तक जो सप्लाई चल रही होगी, मैं ये समझता हूँ कि वो 50 मेगावाट से ऊपर की नहीं चल रही है, 150 भी नहीं होगी। 2 मेगावाट तो वही है जो मैंने आपको बताया, जो कनेक्शन बीपीटीपी ने लिया था। उसके अलावा 75-76 में 1-2 मेगावाट का लिया हुआ है, 4 हो गए, 4 मेगावाट हो गए जो बीपीटीपी के पास है। दो सर नहीं 5 मेगावाट सैंक्शन कराया था, मगर रिलीज कराया था 2 मेगावाट। 5 मेगावाट जो 2011 में कनेक्शन सैंक्शन कराया था, वो 5 मेगावाट का वो था 119.58 मेगावाट, 119.58 मेगावाट, और उसमें से रिलीज कराया सिर्फ 2 मेगावाट, क्योंकि बाकी रिलीज कराने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो पैसे नहीं दिए उसने, ना दिए ना इन्होंने मांगे। अब मेरी भी समस्या क्या है कि अभी तक तो DHBVN का जो भी इनके साथ अंदर घालमेल चल रहा था, बाहर बुल फाइट चल रही थी मेरे सामने, कंज्यूमर्स के सामने या हाई कोर्ट के सामने। बाहर बुल फाइट है, अंदर दोस्ती है। लेकिन DHBVN को अभी तक ये नहीं पता था कि बीपीटीपी पैसे भी लेके बैठा हुआ है। तो अभी हिस्सा जो मेरा डर है, पता नहीं है कि ये ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा पाएगी DHBVN, मुझे शक है, और मेरे शक की वजह भी है क्योंकि ये मेरी जो कंप्लेंट है ये 2018 की मैंने SC को दी थी, 2018 में SC को दी थी, तब ये CGRA फॉर्म नहीं होता था, वो तब से लेके बैठे हुए हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इस केस में लगाए हैं वो 2018 से उनके पास है। तो या तो स्क्रूटनी करके वो शांत बैठे हुए थे उस पर, ये तो जब जैसे चेयरमैन साहब आए यहाँ पर, संजीव
चोपड़ा जी, तब मैंने ये फाइल किया इनके पास। आई न्यू कि ये तो कुछ ना कुछ काम करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम करेंगे, विच ही डिड। अब आप जान लें कि अब क्या हो जाएगा। भट्ट जी, जो नहर पार मतलब जब हम लोग जाते हैं, रात में फोन आता है कि हमारी पूरी कॉलोनी में बिजली नहीं है, हमारा कनेक्शन काट दिया, पूरी सोसाइटी अंधेरे में आ गई है, हम लोग पूर्णमासी में कैंडल लाइट वहाँ जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया पर लगातार खबरें आती है, मीडिया कर्मी और तमाम लोग, तो उसकी वजह भी यही है सर। किसकी वजह? ये जो अंधकार में है सर ऐसा है, सरकार के पास एडिक्वेट बिजली है सप्लाई करने के लिए जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। सरकार के पास बिजली जो है एडिक्वेट सप्लाई में है, उसकी प्रोडक्शन एडिक्वेट है। जो फीडर 13 सेक्टर में लगा हुआ है वो 24 आवर्स का फीडर है। लेट मी इन्फॉर्म यू, 24 आवर्स का फीडर है वो। और सप्लाई कितनी आती है, स्पेशली इन समर टाइम, आप अप्रैल से लेकर अगस्त तक आप ये देखेंगे कि ऑन एन एवरेज जो आप पावर आउटेजेस का घंटा लगा के देंगे वो 5 घंटे मिलेगा। ऑन ए डेली बेसिस एवरेज जो आएगा वो 5 घंटे से कम नहीं आएगा। अब ये DHBVN अपनी लापरवाही की वजह से नुकसान किसका करवा रहे हैं? DHBVN का, सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए। सप्लाई क्योंकि 24 घंटे की है, प्रोडक्शन पूरी है, सप्लाई देने की प्रोसेस नहीं है उनके पास, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कैसे दें? नहीं तो जो जिससे बाकी के 15 घंटे 20 घंटे बिजली दे रहे हैं, उसी से 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते। सर ऐसा है कि क्योंकि लोड कम रिलीज हुआ है, और जब बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो वो कटने शुरू होते जाते हैं, तारें जो हैं वो फटनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो उनको रिपेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, 8-10 घंटे लगते हैं। फिर उन 5 घंटों में सोसाइटी अपना जनरेटर चलाती है जी, और उस जनरेटर के माध्यम से जो बिजली की यूनिट 7 रुपया 6 रुपया है उसका 21 रुपया 22 रुपया चार्ज करती है। हाँ जी, वो भी एक फेल है। ये एक अलग धांधलेबाजी है, ये टोटली अलग धांधलेबाजी है। और टू माय सरप्राइज DHBVN को मालूम है कि जेनसेट बैंड है NCR रीजन में 8/10/2020 के बाद, एक्सेप्ट इन सम इमरजेंसी सर्विस, फॉर सम इमरजेंसी सर्विसेज, हॉस्पिटल हो गए, मेट्रो हो गई, और आपका रेलवेज हो गई, और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पर लिफ्ट लगी है वहाँ पर भी डीजल का जेनसेट नहीं लग सकता। PNG या गैस सब स्टेशन लगेगा। सरकार खुद एक 220 kVA का सेक्टर 78 में 220 kVA का सब स्टेशन लगा रही है, जिसको मार्च 2020 में कंप्लीट हो जाना था काम, और आज भी वो पड़ा हुआ है। जब तक ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा, बिजली कैसे आएगी? अभी इस मौसम में कितनी बिजली आ रही है, कितने घंटे मिल रही है? अभी तो चल रही है, अभी कंजम्पशन कम होती है आज भी। AC नहीं चल रहे हैं इस समय। हाँ जी, हाँ जी। इस मुद्दे को लेकर जो कृष्ण पाल गुर्जर से आप मिले थे, तो वहाँ से कुछ हेल्प मिली आपको? सर जवाब ही नहीं मिला, हेल्प तो मिलेगी तब ना। कोई जवाब नहीं था उनके पास इस बात का। कोई आगे आपने कुछ प्रोसेस किया हो, CM से मिले हो? CM से नहीं, कोई मुलाकात नहीं? कोर्ट में लड़ाई चली रही थी। उम्मीद नहीं है। सी ऐसा नहीं है कि हम DHBVN के अधिकारियों से नहीं मिल रहा था उनसे। आप कह रहे कोर्ट में लड़ाई चल रही है, कोर्ट में कोई तो आदेश आया होगा? आगे है सर, आदेश का कॉपी आपको हमने भेज दिया, वैसे ब्रीफिंग में भेज दिया है। और पता चला कि इसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है। देखिए मैम, जब आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आप ये ढूंढते हैं कि इसकी बेसिक रीज़न क्या है, इसका बेसिक ओरिजिन क्या है। जब आप ढूंढते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट में RTI लगाएं या डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करें, और जब आप बड़े फ्रिक्वेंटली अधिकारियों से मिलते हैं, तो अधिकारी कभी कभी इमोशंस में बता देते हैं कि समस्या कहाँ है। तो वहीं से, और मैं नहर पार के लिए थोड़ा सा 2011-12 से ही इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खाली बिजली ही नहीं है जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है, हमारे पास स्टॉर्म वाटर की ड्रेनेज भी नहीं है, हमारे पास सीवर नहीं है बिल्कुल भी।
ह्यूमन वेस्ट आज भी ट्रैक्टरों से ही निकाला जा रहा है। जब ये आपको ये सोसाइटियां बनी थी तब आपको सीवर पानी की सारी सुविधा दी गई, कब दी बताई गई? गई होंगी आप नहीं। हम कह रहे कि नहीं, आपने फ्लैट के कौन से कब्जे ले रखे हैं, आपने तो खरीदे हैं ना जी। हाँ जी, तो फिर आप वही तो कह रहे हैं कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो जमीन के अंदर है, हाँ। वो हमें नहीं मालूम होता। हमें तो ये दिखा दिया जाता है, देखो जी लाइट जल रही है। अब हमें क्या मालूम कि फ्लैट है, 3 BHK है, कितना सुंदर है। हाँ जी, हाँ जी। आपको चकाचौंध के वजह से आपने लिए गए ये चकाचौंध और फिर अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, कहने का मतलब ये है। नहीं देखो, रिटर्न प्रॉमिस है, वर्बल प्रॉमिस है। अब फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो आपने व्यवस्था की जानी थी 3 BHK के जो आप है 3 BHK 4 BHK आपको सैंपल फ्लैट तो दिखाए गए होंगे, वहाँ पे तो आपने देखा होगा फायर की सेफ्टी है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है, या आपने सस्ते दामों के चक्कर में अपने फ्लैट लिए हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल बड़ा वाजिब है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मकान में घुसा था, पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में मुश्किल से 200 फैमिली रहती थी, आज 35,000 रहती हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद रहा होगा उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लोगों को दे दिया होगा और आज हम फंस गए। आप भेड़ चाल चले में चले हैं। नहीं भेड़ चाल, भेड़ चाल नहीं, साइकिल है, देखिए। नो 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 भेड़ चाल वाली नो 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 कि आपको हम रहे थे मैं इस बात का जवाब हम भी उसी चल में प्रोसेस है। नहीं कोई और सवाल ले लीजिए। देखिए, तो नहीं, एक कोई 2 मिनट, एक प्रोसेस है जनाब। आपको फ्लैट दिखाया, आपने ले लिया, उन्होंने वर्बल प्रॉमिस किया कि यहाँ बिजली भी है, पानी भी है, सीवेज भी, सब कुछ है। फ्लैट बने 400, उसमें सिर्फ 40 आदमी आए उसमें, वो प्रोसेस शुरू हो गई। प्रोसेस शुरू होने के बाद में कई लोगों ने और बुकिंग करा दी। बुकिंग कराने के बाद में आपका EMI शुरू हो गया। आपका EMI शुरू हो गया, आप वहाँ किराया भी दे रहे हैं, यहाँ EMI भी दे रहे हैं। अब आप जब आपको देखेंगे यहाँ 40 लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप में भी एक या लालच कह लीजिए या कंपल्शन कह लीजिए, फाइनेंशियल कंपल्शन कह लीजिए कि आप भी शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि आप डबल प्रेशर नहीं झेलना चाहते हैं। पर वो बिल्डर कहता है कि मैं 6 महीने में करा दूंगा, 8 महीने में करा दूंगा। एक ट्रस्ट की भावना डेवलप हो जाती है धीरे धीरे। चलिए अब बिजली की बात करें, बिजली तक ही सीमित रखते हैं, बाकी आपने और फ्लैट लेने से पहले बिजली के आपने वो पावर देखे होंगे, कहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कहाँ से आ रही है, पहले देखा है या वैसे लिया? चलो ये सवाल का जवाब अभी बड़ा देंगे। टेक्निकल सवाल है ये। एक आम आदमी को कैसे मालूम होगा कि कहाँ से बिजली आ रही है? ये तो जब समस्याएं आती हैं, जब आदमी घुसता है उसमें समस्याओं को रिड्रेसल के लिए, तब उसको मालूम पड़ता है कि समस्या कहाँ है। नहीं कोई सवाल कोई और सवाल ले लीजिए। सवाल कोई और, हाँ कोई सवाल और ले लीजिए, क्योंकि अब ये तो वाली बात हो गई ना कि अब आपको सब स्टेशन में देख के आना चाहिए था कितनी आ रही है नहीं आ रही, कितने एम्प्लॉइज हैं, उनको तनख्वाह जा रही है नहीं जा रही, मतलब ये तो फिर कुरेदने वाली बात है। कोई सही सवाल ले लीजिए जी। सवाल कोई और? हाँ जी, पर्टिकुलर आप लोगों को मीटर लगाए जाने हैं या किस तरह से व्यवस्था की जानी है? मीटर तो लगे हुए हैं। किस तरह से व्यवस्था की जानी है बिजली की? वहाँ पे जो बिजली सभी आपको पर्टिकुलर करके आप मीटर सबके लगे हुए हैं। हाँ जी, पर्टिकुलर बिल्डर की तरफ से मीटर लगाए? हाँ जी, हाँ जी। मीटर लगाए? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इन यहाँ पर एक कानून है कि यहाँ पर DSBBL या जो भी बिजली का लाइसेंसी है वो 1 मीटर देता है, वो सोसाइटी के बाहर देता है। उस मीटर से अंदर जाते हैं, वो अपने लगे हुए हैं मीटर। बिल्डर के अपने मीटर लगे? हाँ जी। अच्छा, आप लोग फिर बिजली ये भी तो होता होगा ना, बिजली काट करके फिर जनरेटर से आप लोग बिजली पैसे वसूल करते? कौन काटता है? बिल्डर बिजली कटवा देता होगा या काट देता होगा? नहीं, बिल्डर डेलिबरेटली क्यों करेगा ऐसा? मुझे नहीं लगता कि बिल्डर डेलिबरेटली करेगा। वो तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए काट दिया उसने, वो कट गया अपने आप। वो तो पीछे से फॉल्ट आया, पूरी लाइन में फॉल्ट आया और वो पूरी लाइन को रिपेयर होने में 12 घंटे लग गए। देखो जो बड़ी सरल सी भाषा में जो एक लाइन में अगर इसमें बताऊं कि पैसा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर था DSBBN को डेवलप करना था, पैसा देता इसको जो बिल्डर जो कॉलोनाइजर है, जो सबसे बड़ा कॉलोनाइजर है VPTP, उसको पैसा देता। वो पैसा पब्लिक से लेकर 775 रुपये प्रति गज जो इन्होंने एक अमाउंट निकाला वो लेकर इनको DSBBN को देना था। DSBBN फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता। अब क्या है, वो जो पैसा बीच में ही फंस गया, वो बिल्डर ने अपने पास अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई मुझे इनको देना है, ये डेवलप करेंगे, मैंने इनको पैसा नहीं दिया, इनसे तो ले लिया लेकिन अपनी जेब में रख लिया। वो तो सारा विषय इस बात का है, सारी कहानी इस बात की है कि उसने अपने जेब पे रख लिया, जिसकी वजह से इतने हजारों लाखों लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं कि उनको आज नियमित बिजली नहीं मिल रही है और गर्मियों में वो परेशान होते हैं। आज सारा का सारा जितना भी हमारे वर्किंग फोर्स है, अगर हम बोलें कि फरीदाबाद की जो वर्किंग फोर्स है, जो गूगल में जॉब कर रही है, जो एक्सेंचर में जॉब कर रही है, जो IT इंडस्ट्री चला रही है, जो यहाँ से गुड़गांव जाती है रोज सुबह करने के लिए, आज उनको वो एक एक व्यक्ति जो है वो करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है।
एक एक व्यक्ति जो है उसकी रीच जो है वो करोड़ों लोगों तक है। तो वो व्यक्ति को आज आप इस तरह का काम करके, इस तरह का खेल करके आज आपने उस व्यक्ति को अपंग बना दिया, आपने उस व्यक्ति को आप यू हैव कंप्लीटली मेड हिम हैंडीकैप। वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, उसके लैपटॉप चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, उसके मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने यूनिट्स का 21-21, 22-22 रुपए प्रति यूनिट का जो है बिल दे रहा है जब जनरेटर चलता है, क्योंकि मजबूरी है उसकी। तो ये सबकी जेब पर डाका डालने का काम हुआ है, सिर्फ इसलिए कि एक जो मेजर कॉलोनाइजर है उस मेजर कॉलोनाइजर ने वो नहीं किया, पैसा नहीं दिया। In several orders pronounced by Honorable Supreme Court, Honorable Apex Court, he has already declared ourselves a captive customer. A captive customer in thousands of orders. So please, आपका मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। अगर हिंदी में बोले तो बंधुआ उपभोक्ता हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, एक नहीं, वेरियस ऑर्डर्स। दूसरा और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है, और हाई कोर्ट तो बिल्कुल जो ये मैं बुल फाइट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के ऑनरेबल 3 जज बेंच ने बोली है, ये जो बेचारे कस्टमर हैं जो बड़ी मुश्किल से मेहनत से पैसा कमा के एक मकान खरीदते हैं 35 का, 40 लाख का, 50 लाख का, ये 2 बैलों के बीच में आकर पिस गए हैं। पहले मकान लें, पैसा दें, और उसके बाद 500 रुपए इकट्ठे करके सारे के सारे मेरे पास हर महीने चंडीगढ़ आए। दिस हैज बीन द स्टेटमेंट ऑफ ऑनरेबल 3 जज बेंच, डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। प्रभाकर साहब, आपने ये 175 करोड़ रुपए इन्होंने लिया हुआ है, तो करीब 1 दशक हो गया। हाँ जी, तो ये कंज्यूमर राइट का भी वायलेशन है जी। तो आप इस मुद्दे को, हालांकि दूरी कौड़ी है, सिर्फ इस 175 करोड़ रुपए की सर्विसेज तक ही जोड़ते हैं, या इसके जो वायलेशन हुआ कंज्यूमर राइट का 10 साल में, अगर हम देखें इंटरेस्ट कितना हुआ, उसके बरस उन्होंने पर यूनिट कितना पे किया जनरेटर पे, उसको भी अपने मुद्दे में शामिल है। दैट इज वंडरफुल। आई नेवर एक्सपेक्टेड सच क्वेश्चन। इट इज़ वेरी टेक्निकल, आई टेल यू। जो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम है, उसके पास पैसा दिलाने का कोई पावर नहीं है, उसके एक्ट में है। उसने तो एक जो प्लान्ड बिजली है वो मुझे दिला सकता है। मैं इसलिए कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम के पास गया था, और वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हर न्यूएंसेस जानता है, हर न्यूएंसेस जानता है। तो माय प्रायोरिटी इज टू टेक एन अप्रोप्रिएट कनेक्शन एज पर माय रिक्वायरमेंट from DHB bank. This is my priority. I have prioritized my case to CGRF because I wanted services first, पैसा तो बाद में ले लेंगे। There is one more battle you have to fight. Yes. दूसरी बैटल मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो प्लान किए हूँ, एक तो पहले तो ये कनेक्शन लेना है, जो कि अक्रॉस सेक्टर 75 to 89 करीब 35,000 कंज्यूमर्स को फायदा देगा। और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, खाली 35,000 फ्लैट ओनर्स को फायदा नहीं देगा। जो ये कॉलोनीज बसी हुई हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको भी तो फायदा होगा, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्हीं के लिए बना हुआ है, प्लान तो सबका मिला के हुआ है, तो उनके लिए भी है ये। तो ये जो गांव है और या जो बस्तियां बसी हुई हैं, उनको भी बिजली का फायदा देगा, और उनको बगल से कनेक्शन मिल जाएगा पूरा का पूरा जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। आई नो इट इज़ ए लॉन्ग बैटल, क्योंकि सरकार भी यदि काम शुरू करती है, चाहे पैसा मिले या नहीं मिले, आज भी शुरू काम करती है, तो मैं नहीं समझता कि 2.5-3 साल से पहले ये अप्रोप्रिएट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएगी। बट आप लोगों के माध्यम से मैं दबाव डालना चाहता हूँ सरकार, DHB बैंक के ऊपर भी, कम से कम इस काम को अब प्रायोरिटी में, जो चीज़ इनको 2006 में देनी थी वो आज तक हम डिप्राइव हुए हैं, सो दैट ये जल्दी काम कर लें, थोड़ा सा काम कर लें। हमारी प्रायोरिटी इस टाइम कनेक्शन है। आपने बताया कि सेक्टर 66 से 91 तक का जो इलाका है, इसको 2011 में इनिशिएट करना था, खत्म करना था। ये प्लान 1991 में आया था, 20 साल का प्लान होता है, तो 2011 तक था। और डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे उस टाइम SS ढिल्लों, एक कोर्ट केस में उन्होंने एफिडेविट दिया था कि हमारे पास उस टाइम में 2012 की बात कर रहा है, ये एफिडेविट फाइल किया था। कोर्ट का डेट ऑल्सो 7 फरवरी 2013, 7 फरवरी 2013 को एक एफिडेविट फाइल किया था कि हमारे पास 1500 करोड़ रुपए EDC के आ चुके हैं, 1500 करोड़ हमें भी और लेने हैं, और हमने खर्च किए हैं 84 करोड़ रुपए। वो किस काम के लिए किए हुए हैं वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता। हमने काम
जीरो से बेसिक भी नहीं शुरू किया, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया हुआ है। तब हाई कोर्ट ने प्रेशर डाला था कि आप फटाफट टेंडरिंग करो, जब आपके पैसे आए हैं तो आप टेंडरिंग करो, तब जाके ये थोड़ी सड़कें जो आज अवेलेबल हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज भी नहीं है। और सड़कें भी आप देख लेंगे, यदि आप खुद देखेंगे जाके, सड़कें भी कैसी है कि रात को कोई हाई स्पीड पे मोटरसाइकिल वाला जाए तो मेरे ख्याल से चोट खाए बिना ना पहुंचेगा। बजरी और ये एनी क्वेश्चंस? Any more questions? I think Let us बाकी मैंने मीडिया ब्रीफिंग आप सबको दे दी। हाँ जी, 12 करोड़ अब हम लोगों के गर्दन पे ला के रख दिया कि भाई 1 करोड़ 76 लाख का आप लोग बिल दो। और 3 महीने, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है, एयरटेल डिवाइन कोड सेक्टर 76। आप आए थे हमारी सोसाइटी में, आज 3 महीने पूरे हो गए, अभी तक हमारी लाइट नहीं हुई है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। हाई कोर्ट ने DHBBN को बोला कि जो इनके यहाँ सब मीटर लगे हुए हैं उससे रीडिंग लीजिए और आप इनका कनेक्शन दीजिए इनसे पैसे लेके। जो टाइमलाइन हाई कोर्ट ने सेट किया था उसी टाइमलाइन में हमने पैसे इकट्ठे करके DHBBN को दे दिया कि आप हमारे रेजिडेंशियल प्राइस पे ये लीजिए हमसे और हमारी बिजली जोड़िए। आज उस ऑर्डर का आए हुए भी 1.5 महीने हो गए, DHBBN ने उस ऑर्डर को इम्प्लाई नहीं किया। अब तो सर कह रहे हैं कि आपका हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब DHBBN ने मना कर दिया। मैं आपको उसका वो बताता हूँ सर, अभी क्या चल रहा है? अभी सर, अभी हम जनरेटर चला रहे हैं 4 घंटे, 5,000 रुपए हर एक फैमिली स्पेंड कर रही है। जनरेटर तो बंद किया गया है, चला रहे हैं सर, अभी हम क्या करें? हमारी बिजली काट दी, अब जनरेटर का ऑर्डर आ गया, जनरेटर बंद कर दो, हम कहाँ जाएंगे बताइए? हमारे घर में अब हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, यहाँ आर्मी से एयरफोर्स से रिटायर्ड है। क्या करेंगे आगे लोग? हाँ, हमारे नेता ये कहते हैं आप ये सोसाइटी छोड़ के चले जाइए। अच्छा, नेता ये कहते हैं आप ये फ्लैट छोड़ के चले जाइए। कौन से नेता? अब हम उनका नाम लें तो अब उनसे दुश्मनी मोल लें। उन्होंने ये सजेस्ट किया रेजिडेंट्स को कि आप ये सोसाइटी को छोड़ दीजिए और बाहर जाके रेंट पे ले लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो